नमस्कार दोस्तों, फोकस एकेडमी के यूट्यूब लाइव क्लासेज के लिए, ऑनलाइन क्लासेज के लिए आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं परमाणु और अणु की, जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, पहला टॉपिक है और इसकी आज विस्तार से खोलकर चर्चा करेंगे। तो अपन बात करेंगे कंप्लीटली किसकी बात करेंगे, परमाणु की, और उसके बाद में किसकी बात करेंगे, अणु की बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि परमाणु क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। देखो, परमाणु की जो परिभाषा है वो सबसे पहले किसने दी थी, महर्षि कणाद ने दी थी। परमाणु के बारे में सबसे पहले बताने का काम किया था महर्षि कणाद ने। और महर्षि कणाद ने क्या कहा था कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है, पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है उसका नाम क्या होता है, परमाणु होता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो इस वर्ड का संधि विच्छेद करेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे परम और एक शब्द है इसके अंदर अणु। परमाणु का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो दो शब्द निकलेंगे इसमें, एक तो वर्ड निकलेगा परम और दूसरा क्या निकलेगा, अणु। परमाणु, परम प्लस अणु। परम का अर्थ होता है सबसे छोटा, परम का अर्थ होता है सबसे छोटा, और अणु का मतलब होता है कण। तो आप इसकी जो डेफिनेशन परिभाषा देंगे, परमाणु की परिभाषा देंगे, तो वो क्या देंगे, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। कोई भी पदार्थ है एनीवन, उस पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे चौक एक पदार्थ है और उस चौक के टुकड़े करते जाएं और आगे ऐसा एक अंतिम टुकड़ा प्राप्त करें जिसका आगे कोई विभाजन नहीं हो, उसको आगे अपन नहीं तोड़ पाए, तो वो जो अंतिम इसका सबसे छोटा जो कण होगा उसी का नाम क्या होगा, परमाणु होगा। तो परमाणु का मतलब है पदार्थ का सबसे छोटा कण, और अगर वो सबसे छोटा कण बनेगा जिसको आप परमाणु कहेंगे, उसको अपन नग्न आंख से नहीं देख पाएंगे, वो अति सूक्ष्म होगा। तो इसके बारे में सबसे पहले भविष्यवाणी की थी किसने, बताओ, महर्षि कणाद ने। क्या कहा था कि इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, प्रकृति में सभी पदार्थ किससे मिलकर बने हैं, परमाणु से मिलकर बने हैं। और इस परमाणु की परिभाषा उन्होंने किस प्रकार से दी थी कि परमाणु सभी पदार्थों का सबसे छोटा क्या होता है, एक पार्टिकल्स होता है, एक टुकड़ा होता है, एक कण होता है। तो आप इस पदार्थ की परिभाषा में क्या समझेंगे कि पदार्थ, किसी भी पदार्थ को अगर तोड़ेंगे, उसको विभाजित करेंगे, विभाजित करते करते अंत में उस कण के पास पहुंच जाएंगे जिसका आगे कोई विभाजन संभव नहीं हो, उसी का नाम क्या होगा दोस्तों, परमाणु होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली बात करेंगे। देखो, पदार्थ है, ये परमाणु है, वो किसका एक अंतिम भाग है, वो किसका है, परमाणु पदार्थ का अंतिम भाग होता है। तो मैं आपको कह रहा था पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या हुआ, परमाणु हुआ। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जो प्रकृति में जो भी पदार्थ आप देखते हो वो सारे किससे मिलके बने हुए हैं, परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। सभी पदार्थ किससे मिलके बने हुए हैं, परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। तो इस पदार्थ की क्या विशेषता होगी, थोड़ी सी एक बात मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। पदार्थ आप किसको कहेंगे, पदार्थ आप उसको कहेंगे जो किससे मिलके बनेगा, परमाणु से मिलके बनेगा। इसके अलावा इसकी और क्या विशेषता होगी, पदार्थ वह होगा जो स्थान घेरेगा और जिसमें क्या होगा, भार होगा, वो क्या होगा भाई, पदार्थ होगा। एक बार कंप्लीट स्टोरी को फिर से आप समझें। मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं परमाणु और किसके बारे में, अणु के बारे में। थोड़े मोटे तौर पे आप ये समझेंगे कि परमाणु क्या है, अणु क्या है। परमाणु का अर्थ परम प्लस अणु, पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका आगे कोई विभाजन संभव नहीं है। किसी पदार्थ के टुकड़े करें, टुकड़े करते करते चले जाएं और अंत में उस टुकड़े के पास चले जाएं जिसका आगे कोई विभाजन संभव नहीं है, वही क्या है, परमाणु है। उसके बाद में आप ये देखेंगे कि अणु क्या होता है। अणु का मतलब क्या है, अणु किसको बोलेंगे। देखो, परमाणु जब आपस में मिलेंगे, जब परमाणु आपस में मिलेंगे ना, परमाणु आपस में मिलेंगे तो वो किसका निर्माण कर देंगे भाई, किसका निर्माण करेंगे, अणु का निर्माण
करेंगे। तो परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देंगे? अणु का निर्माण करेंगे। अणु परमाणु से बड़ा होता है। अणु एक स्वतंत्र कण है, परमाणु एक स्वतंत्र कण नहीं होता, क्योंकि परमाणु तो आपस में संयोजित होकर के और किसका निर्माण कर देते हैं? अणु का निर्माण कर देते हैं। तो आप इन दोनों बातों को आराम से समझ गए होंगे। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल परमाणु होता है, और परमाणु आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? अणु बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, अगली बात पर चलते हैं। देखिए अगली बात क्या है? अगली बात यह है, अगली बात यह है, अगली बात अपन पढ़ेंगे, इस परमाणु से संबंधित कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कौन कौन से मत दिए हैं, कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, तो ये बातें आगे अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले परमाणु के बारे से संबंधित जो सिद्धांत दिया था आपको मैं बता चुका हूं। सबसे पहले कल्पना तो की थी किसने? महर्षि कणाद ने। परमाणु की कल्पना सबसे पहले किसने की थी? महर्षि कणाद ने की थी। लेकिन इससे संबंधित जो एक ऑथेंटिक जो मॉडल दिया था, एक सिद्धांत दिया था, सबसे पहले 1808 के अंदर जॉन डाल्टन ने दिया था। तो आगे अपन पढ़ने वाले हैं जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहने का मतलब यह है, परमाणु की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, परमाणु किससे मिलकर बना होता है, इन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग क्या दिए हैं? मत दिए हैं। इसी क्रम में सबसे पहला मत किसका था? जॉन डाल्टन का था। जॉन डाल्टन ने अपना मत कब दिया था? 1808 में दिया था। और जॉन डाल्टन ने क्या कहा था परमाणु के बारे में? परमाणु के बारे में कहा था कि पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण, सबसे छोटा अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो इसके सिद्धांत की पहली बात थी, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ये बात किसने कही थी? जॉन डाल्टन ने कही थी। यहाँ पे ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ये वाली बात। कई बार इससे रिलेटेड एक प्रश्न आ जाता है कि बताइए किसके मतानुसार परमाणु अविभाज्य कण है, या परमाणु को अविभाज्य कण किसने माना था? तो आप बताएंगे जॉन डाल्टन ने माना था। जॉन डाल्टन ने कहा था किसी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण जिसका आगे कोई विभाजन संभव नहीं हो, वो क्या होता है? परमाणु होता है। दूसरी बात क्या कही थी जॉन डाल्टन महोदय ने? दूसरी बात कही, सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हैं। सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हैं। ये इनके मॉडल की दूसरी बात थी। दूसरी बात क्या कही दोस्तों? जॉन डाल्टन ने परमाणु से संबंधित दूसरी बात कौन सी कही? कि सभी पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से मिलकर बने हैं। तीसरी बात क्या कही थी? तीसरी बात ये कही थी, अलग अलग परमाणुओं में, अलग अलग पदार्थों में, अलग अलग पदार्थों में, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं। तीसरी बात ये कही जॉन डाल्टन ने। समझो इस बात को। देखो जॉन डाल्टन ने कहा कि पदार्थ अगर अलग है तो उसके अंदर परमाणु भी क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के परमाणु पाए जाएंगे। जैसे सोने के अंदर सोने के परमाणु है, तांबा है कोई पदार्थ तो उसके अंदर तांबे के परमाणु है, लोहा अगर कोई पदार्थ हो तो उसमें लोहे के परमाणु है। तो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? परमाणु पाए जाते हैं। इसके अलावा जॉन डाल्टन ने क्या कहा? जॉन डाल्टन ने कहा था कि जो परमाणु है वो रासायनिक संयोजन के नियम का क्या करता है? पालन करता है। ये एक महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पे। परमाणु किसका पालन करता है दोस्तों? रासायनिक संयोजन के नियम का। परमाणु रासायनिक संयोजन के नियम का पालन करता है।
पालन करता है। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूं कि रासायनिक संयोजन का नियम क्या था। तो एक बार आप इन बिंदुओं को एक फिर से देखें, इसको अपन थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जॉन डाल्टन के अनुसार पहली बात, डाल्टन महोदय ने 1860 में क्या कही थी, पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण क्या है, परमाणु। और यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है कि परमाणु को अविभाज्य कण कहने वाला कौन था, जॉन डाल्टन था। बाद में जाकर के पता चला था कि परमाणु का आगे विभाजन संभव है। सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हैं। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, और जो भी परमाणु होगा वो रासायनिक संयोजन के नियम का क्या करता है, पालन करता है। अब ये रासायनिक संयोजन का नियम क्या है, आपको मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे, इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है दोस्तों, ये आपको आगे पढ़ना है। तो रासायनिक संयोजन के नियम को अपन पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, रासायनिक संयोजन का नियम क्या है। तो रासायनिक संयोजन का नियम मैं आपको समझाता हूं आगे। तो अपन बात करेंगे अब रासायनिक संयोजन के नियम की। देखो, रासायनिक संयोजन का नियम रासायनिक संयोजन का नियम, ये नियम प्रतिपादित किया था दोस्तों लेवासिए और प्राउस्ट ने। पहला प्रश्न तो आपको इसके बारे में ये याद रखना है, रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया, लेवासिए और प्राउस्ट ने दिया था। दूसरी बात इसके बारे में और क्या याद रखनी है आपको, इसकी दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ये नियम क्या कहता है। तो ये नियम कहता है दो बातें। पहली बात तो दोस्तों ये कहता है, ये नियम पहली बात तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु की न तो कमी होती है और न ही उसकी वृद्धि होती है। द्रव्यमान की, परमाणु के द्रव्यमान की न तो द्रव्यमान में न तो कमी होती है और न उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस रासायनिक संयोजन के नियम के तहत पहला जो नियम दिया गया था वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और ये नियम क्या कहता है, लेवासिए ने दिया था ये नियम। तो ये नियम किसने दिया था, लेवासिए ने दिया था। और ये कहता है कि अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान में न तो कमी होती है और न ही वृद्धि होती है। कोई भी परमाणु जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद उसके द्रव्यमान में कभी भी कोई कमी या वृद्धि नहीं होती है, उसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरी बात, दूसरा नियम दिया था प्राउस्ट ने, वो नियम दूसरा था। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम था, ये दूसरा नियम है निश्चित अनुपात का नियम। दूसरा नियम था निश्चित अनुपात का नियम। तो ये निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है, ये निश्चित अनुपात का नियम कहता है दोस्तों कि निश्चित अनुपात का नियम कहता है कि कोई भी जब परमाणु आपस में मिलकर जब किसी अणु का निर्माण करेगा, कोई भी परमाणु आपस में मिलकर किसी अणु का निर्माण करेगा, जैसे CO2 का निर्माण हो रहा है। तो CO2 का जब निर्माण हो रहा है, तो CO2 का जब निर्माण हो रहा है तो आप देख रहे हैं CO2 के अंदर ये CO2 एक अणु है, यहाँ पे CO2 एक क्या है, अणु है। तो ये वाला नियम क्या कह रहा है, ये कह रहा है निश्चित अनुपात का नियम, यदि परमाणुओं के आपस में संयोजन से, आपस में मिलने से जब किसी अणु का निर्माण होता है तो उस अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का अनुपात सदैव क्या रहता है, निश्चित रहता है। जैसे इस CO2 के अणु में कार्बन का और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव क्या रहेगा, 1:2 ही रहेगा। 1:2 में ये मिलकर जब मिलेंगे आपस में तो किसका निर्माण हो जाएगा, CO2 का निर्माण होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जब निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु जब बनेगा तो उसको बनाने के लिए
कार्बन का एक परमाणु हो चाहिए जरूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं की जरूरत पड़ेगी? 2 परमाणुओं की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, जब H2O जल के अणु का निर्माण करना है, जल का एक अणु बनाना है, तो आप देख रहे हो इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं की जरूरत पड़ेगी? 2 की। ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं की जरूरत पड़ेगी? 1 की। तो जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से होता है, पर इनके निश्चित अनुपात से होता है। कैसे? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं की जरूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा, तो ही क्या बनेगा? जल बनेगा, अन्यथा कोई नई चीज बन जाएगी। अगर ये अनुपात चेंज हो जाएगा, अगर ये मान लो ये अनुपात चेंज हो जाएगा, जैसे इसमें आप देख रहे हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात तो यहाँ 1:1 आ रहा है, तो अब ये जल नहीं है, ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। तो निश्चित अनुपात का नियम कहता है कि परमाणु जब आपस में मिलेंगे, जैसे कार्बन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु, परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? अणु का निर्माण। और जो भी अणु बनेंगे ना, उनमें उन परमाणुओं की संख्या का अनुपात सदैव क्या रहेगा? बताओ दोस्तों, स्थिर रहेगा। ये अनुपात कभी भी चेंज नहीं होता है। इसे कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। और ये नियम दिया था किसने? प्राउस्ट ने। और ये नियम दिया था किसने? लेवासिए ने। और दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन के का नियम कहते हैं। तो इसके अंदर 2 बातें दी गई। और डाल्टन ने कहा कि कोई भी परमाणु है वो रासायनिक संयोजन के नियम का क्या करता है? पालन करता है। वो इस बात का भी पालन करता है और इस बात का भी पालन करता है। परमाणु कैसे करेगा? कि अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले परमाणु के द्रव्यमान में न तो कभी वृद्धि होती है और न ही कमी होती है। वो कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर कोई अणु आपस में मिलकर कोई परमाणु आपस में मिलकर किसी अणु का निर्माण कर रहे हैं किसी अभिक्रिया के अंतर्गत, तो वो जो अणु बनता है उसके अंदर जो भी परमाणु भाग लेते हैं उनकी संख्या का अनुपात सदैव क्या रहता है? निश्चित रहता है। ये बात कहता है निश्चित अनुपात का नियम। तो इस जो प्रथम मॉडल था जॉन डाल्टन का, उस मॉडल के तहत कितनी बातें कही गई थी? इस मॉडल के तहत 4 बातें कही गई थी दोस्तों। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होंगी। अब आगे अपन चर्चा करेंगे। अब आगे अपन चर्चा करने वाले हैं। अब आगे अपन चर्चा करेंगे, देखो आगे अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट दूसरे परमाणु मॉडल की। डाल्टन के बाद में दूसरे नंबर पे परमाणु से संबंधित दूसरा जो मॉडल दिया था वो दिया था परमाणु मॉडल। किसने दिया था? दूसरे नंबर पे जे थॉमसन ने। तो आगे अपन पढ़ने वाले जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। किसका परमाणु मॉडल पढ़ने वाले हैं? जे थॉमसन का। जे थॉमसन ने इस परमाणु के बारे में क्या कहा था, तो आपको आगे समझना है अब विस्तार से जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में। देखो, जॉन डाल्टन ने जो बातें कही थी उन बातों को लोगों ने सुना। उसके बाद में दूसरे नंबर पे परमाणु के बारे में बताने का काम थॉमसन ने किया 1897 में। और थॉमसन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, परमाणु तो विभाज्य है ना, इसका विभाजन संभव है। कैसे है? क्योंकि उसने कहा कि परमाणु तो एक वृत्ताकार है ना, धनावेशित गोला है। एक ऐसा गोला है, धनावेशित गोला है। थॉमसन ने कहा परमाणु तो एक क्या है? धनावेशित गोला है। भाई ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है कि ये तो एक धनावेशित गोला है और इसके बीच में है ना, इसका मध्य भाग है ना, वो एक धनावेशित भाग है। इसके अंदर धनावेशित कण भी हैं और ऋणावेशित कण भी हैं। ऐसी बात कही किसने? जे थॉमसन ने। और इस परमाणु की तुलना है ना, इस परमाणु की तुलना उसने किससे की थी? एक मिठाई से की थी जिसको कहते हैं प्लम पुडिंग मिठाई, और इसके मॉडल को कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, और इसी के मॉडल को कहते हैं तरबूज मॉडल। इसी के मॉडल को आप और क्या बोल सकते हैं? तरबूज मॉडल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? तरबूज मॉडल भी कह सकते हैं। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है कि परमाणु से संबंधित प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया?
परमाणु से संबंधित प्लम पॉन्डिंग मॉडल किसने दिया? तो आप बताएंगे जे थॉमसन ने दिया। तरबूज मॉडल किसने दिया? तो आप बताएंगे किसने दिया? जे थॉमसन ने। क्या कहा कि परमाणु तो एक क्या है? धनावेशित गोला है। परमाणु तो दोस्तों थॉमसन के अनुसार एक क्या है? धनावेशित गोला है, जिसके अंदर धनावेशित कण और ऋणावेशित कण दोनों बिखरे हुए पड़े हैं। सेम एक प्लम पॉन्डिंग मिठाई की तरह है। जैसे मिठाई के अंदर कुछ जैसे सूखे फल होते हैं, जैसे लड्डू के अंदर रंगीन जो मुंदी होती है वो बिखरे हुए रहते हैं, जैसे तरबूज के अंदर बीच बीच में बीज बिखरे हुए रहते हैं, तो उसी प्रकार उस परमाणु के अंदर भी जैसे तरबूज की तुलना परमाणु से करें तो खाने वाला जो भाग है जिसको अपन खाते हैं वो तो एक प्रकार से धनावेशित है, पर जहां वो बीज बिखरे हुए पड़े ना, वो बीज जगह जगह पे जो बीज बिखरे पड़े हैं ऐसे, वो बीज क्या है? वो कोई ऋणावेशित भाग है, वहां पर कोई ऋणावेशित कण बिखरा हुआ पड़ा है। ये बात किसने कही थी? सर जे थॉमसन ने कही थी। क्या कहा था कि परमाणु का कोई भाग है, एक धनावेशित एक गोला है जिसमें ऋणावेशित कण बीच बीच में बिखरे हुए पड़े हैं। जैसे प्लम पॉन्डिंग मिठाई के अंदर कुछ सूखे फल बिखरे हुए रहते हैं, कुछ मेवे इलायची आदि बिखरे हुए रहते हैं, और जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीच बीच के अंदर बीज बिखरे हुए रहते हैं, सेम ऐसा ही इस परमाणु के अंदर बीच बीच में क्या बिखरे हुए रहते हैं? ऋण आवेशित कण बिखरे हुए रहते हैं। कौन से कण? ऋण आवेशित कण बिखरे हुए रहते हैं। और ये ऋण आवेशित कण कौन से होते हैं? ये ऋण आवेशित कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन से कण होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं। ये बात किसने कही थी? जे थॉमसन ने कही थी। जिस प्रकार आपको याद रखना है तरबूज में बीच बीच में बीज बिखरे हुए हैं, सेम ऐसे ही परमाणु के बीचों बीच क्या बिखरे पड़े हैं? इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए पड़े हैं। इतनी सी बात कही थी सर जे थॉमसन ने। अब यहाँ पे एक बात निकल के आई कि इस परमाणु के अंदर तो कुछ और प्रकार के कण भी हैं। कौन से कण है? ऋणावेशित कण, जिनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, देखो इस इलेक्ट्रॉन की खोज करने का जो श्रेय है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय, ये भी आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय ये भी किसको जाता है भाई? जे थॉमसन को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। और परमाणु के अंदर थॉमसन के अनुसार ये बीचों बीच बिखरे हुए पड़े रहते हैं। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, उस पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऋण आवेश पाया जाता है। इसके आवेश का मापन बाद में जाकर के एक वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम था मिलिकन। सॉरी, उसका नाम क्या था? मिलिकन नाम था, उसका नाम था मिलिकन। तो इसके आवेश का मापन किया था मिलिकन ने। किसके आवेश का मापन किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का मापन किसने किया? मिलिकन ने। और उसका एक प्रयोग था, और वो प्रयोग आपको ठीक से याद रखना है। इसका प्रयोग था तेल बिंदु प्रयोग। तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या किया था? मापन किया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। इस पे कितना आवेश होता है? तो आवेश होता है, ध्यान रखना, इस पे आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है दोस्तों। क्या होता है? कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात पूछे आपसे तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये इस पे आवेश होता है। आवेश का मापन मिलिकन ने किया। कौन से प्रयोग से किया? तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा किया। इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? जे थॉमसन को। और याद रखना है आपको, और क्या याद रखना है आपको? और याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया था स्टोनी ने। किसने किया था? स्टोनी ने। तो इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया था दोस्तों किसने? स्टोनी ने। तो ये वाली बातें आपको थोड़ी याद रखनी है। तो खोज की थी जे थॉमसन ने,
इसका नामकरण इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? स्टोनी नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इस पर आवेश का मापन किसने किया था? मिलिकन ने तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा। कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10 की घात -19 गुलाम होता है। आवेश का मात्रक गुलाम होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसका एक द्रव्यमान भी होता है, वजन होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो इसके द्रव्यमान की बात अगर की जाए, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की अगर बात करें, तो इसका द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। ये होता है इसका क्या? द्रव्यमान। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और इस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में सबसे पहले बताने का काम किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। थॉमसन के परमाणु मॉडल की मुख्य मुख्य जो बातें हैं, मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं, वो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। आपसे पूछें कि जे थॉमसन ने अपने परमाणु से जो परमाणु से संबंधित जो मॉडल दिया था वो कौन सा मॉडल था? तो प्लम-पुडिंग मॉडल था, उसको तरबूज मॉडल भी कह सकते हैं। दूसरी बात, थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या है? परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसके बीच बीच में ऋण आवेशित कण बिखरे हुए पड़े हैं, और उन ऋणावेशित कणों को क्या कहते हैं? इधर उधर बिखरे पड़े, उन ऋणावेशित कणों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। भाई, इस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का पता सबसे पहले परमाणु में किसने लगाया था? थॉमसन ने लगाया था, और इस थॉमसन को ही इसकी खोज का श्रेय जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। इस पे आवेश का बाद में जाकर मापन किया किसने? मिलिकन ने तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा। कई बार पूछ लेता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का मापन किस प्रयोग के द्वारा किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मापन मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा किया जाता है। कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10 की घात -19 गुलाम होता है। और आपको याद रखना है ये ऋणावेशित है। इसका नामकरण स्टोनी नाम के वैज्ञानिक ने किया। द्रव्यमान होता है इसका 9.11 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। नेक्स्ट, एक बात और ध्यान में रखना, ये परमाणु का सबसे कम द्रव्यमान वाला कण है। सबसे कम द्रव्यमान का क्या है? कण है। सबसे कम द्रव्यमान का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। इसका द्रव्यमान सबसे कम होता है। ये बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। तो ये बातें थी किसके मॉडल की दोस्तों? जे थॉमसन के मॉडल की। अब आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट बात करेंगे, अगली बात करेंगे अपन तो अगली बात करेंगे अपन अगले मॉडल की। तो नेक्स्ट मॉडल था, नेक्स्ट तीसरे नंबर पे परमाणु से संबंधित बातें बताने का काम किया था रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। तो आगे आप पढ़ने वाले हो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने परमाणु को समझाने के लिए एक प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने, तो उसको कहते हैं रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर्ण पत्र प्रयोग, सुवर्ण पत्र प्रयोग कहते हैं। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग कहते हैं। देखिए, समझो बात को। नेक्स्ट आगे की बात यह है दोस्तों कि परमाणु को समझाने के लिए तीसरे नंबर पे कौन आया था? रदरफोर्ड आया था, और इसने एक विस्तृत रूप से एक प्रयोग किया था, स्वर्ण पत्र प्रयोग कहते हैं। और इस स्वर्ण पत्र प्रयोग के अंदर रदरफोर्ड ने क्या किया था कि उसने पर्दे के रूप में, रदरफोर्ड ने पर्दे के रूप में एक सोने की पन्निका को काम में लिया था, बारीक पन्निका को काम में लिया था। आपको पता है जो सोना होता है उसका प्रतीक AU होता है, आपको याद रखना, ओरम कहते हैं। और जो शुद्ध सोना होता है वो 22 कैरेट होता, 24 कैरेट होता है, बहुत ही मुलायम होता है ना, बड़ा मुलायम होता है ना। तो इस रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में किसकी पन्निका ली थी? सोने की पन्निका। कई बार प्रश्न ये पूछता है कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने की पन्निका को ही काम में क्यों लिया? क्योंकि ये बड़ी मुलायम थी, बारीक थी, इसलिए इस वजह से इसकी तन्यता सबसे ज़्यादा होने की वजह से उसने सोने की पन्निका को काम में लिया था। इसके बाद में उसने इसके दोनों तरफ ऐसे एक पर्दा लगाया था, एक पर्दा लगाया इसने, और इधर भी एक पर्दा लगाया। और ये जो पर्दा था ये जिंक सल्फेट का पर्दा था, आपको याद रखना है। ये पर्दा किसका था?
जिंक सल्फेट का पर्दा था, ZnS का। ये सोने की क्या थी, पन्नी का थी, Au की पन्नी का, Au की पन्नी का, फॉल ऑफ द गोल्ड, ये सोने की पन्नी का थी। और इसके सामने क्या लगाया था उसने, जिंक सल्फेट का पर्दा लगाया था। अब इसने क्या किया था, इधर से अल्फा कणों की बौछार की। रदरफोर्ड ने इस सोने की पन्निका पर किसकी बौछार की थी, अल्फा कणों की। किसकी बौछार की थी दोस्तों, अल्फा कणों की बौछार की थी, अल्फा कण की। और ये जो अल्फा कण है इनकी तुलना हीलियम के नाभिक से की जाती है, याद रखना आपको, हीलियम के नाभिक से। इसकी तुलना किससे की जाती है, हीलियम के नाभिक से की जाती है। अल्फा कण धनावेशित होता है। ये कौन सी पार्टिकल है, ये धनावेशित कण होता है, धनावेशित कण। तो आपको ये ध्यान लगाना है यहाँ पे, रदरफोर्ड ने परमाणु को समझाने के लिए एक सोने की पन्निका पर अल्फा कणों की बौछार की थी, 1000 कणों की बौछार की थी, हजारों कणों की क्या की थी, बौछार की थी। और जो अल्फा कण होते हैं वो कैसे कण होते हैं, धनावेशित कण होते हैं। अब यहां से उसने अल्फा कणों की बौछार की तो उसने देखा 1000 कणों में से, 1000 कणों में से कुछ कण ही ऐसे थे, कुछ कण का मतलब एक कण ही ऐसा था, एक कण ही ऐसा था जो इस पन्निका से टकराकर, इस पन्निका से टकराकर, बीचों बीच टकराकर और वापस लौट आ गया था, वापस लौटा था। देखो इसने देखा, रदरफोर्ड ने इधर से जैसे इसने अल्फा कणों की बौछार की तो हजारों कणों में से एक कण ऐसा था जो वापस लौटकर आ गया था, वापस लौटकर आ गया था। जिस रास्ते से गया था वो उसी रास्ते से वापस लौटकर आ गया। कुछ एक कण ऐसे थे जो इसके नजदीक से गुजरे थे, इसके आसपास से गुजरे थे, वो थोड़े से प्रतिकर्षित होकर के आगे गए, ऐसे प्रतिकर्षित होकर के आगे पर्दे पर गए। इसके अलावा अधिकांश जो कण थे, इसके अलावा अधिकांशतः जो कण थे वो बिना मुड़े ही सीधे चले गए आगे पर्दे के ऊपर, बिना मुड़े ही, बिना किसी बाधा के ही वो पर्दे पर चले गए थे। अधिकांशतः कण बिना मुड़े, बिना विक्षेपित हुए कहाँ पहुंच गए थे, पर्दे के ऊपर पहुंच गए थे। तो ऐसा उसने प्रयोग किया था। अब इस प्रयोग को करने के बाद रदरफोर्ड ने क्या क्या निष्कर्ष निकाले थे, कुछ बातें आपको यहाँ पे और भी याद रखनी है। जैसे मैंने कहा था इसने जिंक सल्फेट का पर्दा लगाया था, तो ये जिंक सल्फेट का पर्दा लगाने का कारण क्या था, देखो जैसे इधर से उसने अल्फा कण डाले, कौन से कण डाले, यहाँ से अल्फा कण डाले, और ये जो अल्फा कण जब इस सोने की पन्निका पर गुजरे, इस सोने की पन्निका पर गिरे तो आगे जाकर यहाँ प्रतिदीप्ति पैदा हुई इस पर्दे के ऊपर। क्या पैदा हुई, प्रतिदीप्ति, दीप्ति पैदा हुई यहाँ पे। तो प्रतिदीप्ति पैदा होने से चमक सी पैदा हुई यहाँ पे, एक विशेष प्रतिदीप्ति का मतलब एक चमक पैदा हुई, चमक। और जैसे ही अल्फा कण इधर से आया और जैसे ही वो पर्दे से टकराया तो यहाँ पे एक चमक सी पैदा हुई, तो उसको ये पता लगा कि अल्फा कण किसको क्रॉस कर पा रहा है, सोने के पन्निका को। तो ऐसा गुण सिर्फ किसमें था, जिंक सल्फेट के पर्दे में था, कि जैसे ही अल्फा कण इस पे आके गिरेगा पर्दे पे तो एक विशेष चमक पैदा होगी, तो पता चलेगा कि कण इसको, सोने की पन्निका को क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस वजह से उसने किसका पर्दा लगाया था, जिंक सल्फेट का पर्दा लगाया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछे कि सोने की पन्निका को ही उसने क्यों काम में लिया दोस्तों, तो आपको बताना है कि सोने की पन्निका का यूज इसलिए किया क्योंकि सोने में बहुत अधिक क्या पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है। अब इस प्रयोग के उसने निष्कर्ष क्या निकाले, इस प्रयोग के निष्कर्ष क्या थे, तो वो निष्कर्ष क्या है आपको अब आगे ये समझना है। इस प्रयोग के निष्कर्ष, रिजल्ट क्या है, तो वो रिजल्ट क्या क्या थे, इस प्रयोग को करने के बाद उसने कौन कौन सी बातें बताई थी वो आपको समझनी है। तो नेक्स्ट बात आगे आपको समझना है इस प्रयोग के निष्कर्ष, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग के निष्कर्ष क्या थे, निष्कर्ष क्या क्या थे, तो निष्कर्ष आपको समझना है। पहला निष्कर्ष तो उसने ये निकाला दोस्तों
पहला निष्कर्ष तो उसने क्या निकाला, पहला निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांशतः भाग क्या है, खाली है। क्यों है? क्योंकि उसने देखा कि अधिकांशतः भाग खाली इसलिए है क्योंकि अधिकांश कण तो सोने के पन्ने का को क्रॉस करके आराम से गुजर गए थे, इसलिए। फिर दूसरी बात क्या कही, परमाणु का मध्य भाग क्या है, धनावेशित है। मध्य भाग क्या है, धनावेशित है। और वो धनावेशित इसलिए क्योंकि यहाँ धनावेशित कण है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, धनावेशित कण है। और ये अधिकांश जो भाग खाली है ना, वहां पर कौन से कण है, यहाँ पे है ऋण आवेशित कण है। ये बात कही। फिर और क्या कहा, तीसरी बात कही, जो मध्य भाग है, इस मध्य भाग का नाम उसने क्या बताया, नाभिक बताया। क्या बताया, नाभिक। तो आपको ध्यान रखना है, नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को ही जाता है। ये एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पे कि नाभिक की खोज किसने की थी, तो नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को ही जाता है। इस मध्य भाग को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इस मध्य भाग के अंदर कौन से कण रहेंगे, धनावेशित कण, जिन्हें क्या कहेंगे, प्रोटॉन कहेंगे। प्रोटॉन पाए जाते हैं इस मध्य भाग में। क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये बात कही। उसके बाद में क्या कहा, तीसरी बात कही इसने कि ऋण आवेशित जो कण है, ऋण आवेशित कण है ना, वो तो नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर काटते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये सब बातें किसने कही, रदरफोर्ड ने समझाई। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु बातें कौन कौन सी थी, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है, या फिर यहाँ पे ऋणावेशित कण है, क्योंकि अधिकांश जो अल्फा कण थे वो परमाणु को ये सोने की पन्ने का क्रॉस करके गुजर चुके थे, निकल चुके थे। क्योंकि उसने बताया कि ऋणावेशित कण धनावेशित कण को क्या करता है, आकर्षित करता है। ये अधिकांश भाग क्या है, खाली है, इसलिए वो अधिकांश जो अल्फा कण है वो सोने की पन्ने का क्रॉस कर चुके थे। दूसरी बात, परमाणु का जो मध्य भाग है वो एक शक्तिशाली भाग है, धनावेशित भाग है। जहां पर कोई अल्फा कण टकराया था और वो टकराकर वापस लौटा था, वो वाला भाग क्या है, वो कोई धनावेशित भाग है। और उस भाग का नाम उसने क्या दिया था, नाभिक दिया था। तो नाभिक की खोज का श्रेय भी दोस्तों किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। फिर उसने क्या कहा कि जो ऋणावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन है, वो परमाणु के बाहर कक्षाओं के अंदर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये बातें किसने कही थी, रदरफोर्ड ने कही थी। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न आ जाता है कि नाभिक की खोज किसने की थी, तो नाभिक की खोज का श्रेय जाता है रदरफोर्ड को। नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। और परमाणु एक कैसा कण है, एक वृत्ताकार कण है, और इसके मध्य भाग का नाम क्या कहा गया, नाभिक कहा गया। और नाभिक के बाहर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। तो दोस्तों आज के कक्षा में इतना ही, और नेक्स्ट जो भी आगे इससे आगे की जो बातें हैं वो अगली कक्षा के अंदर कल अपन आगे नेक्स्ट चर्चा करेंगे। ठीक है, नमस्कार।